तो आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल डिकोड प्रीलिम्स पर बहुत बहुत वेलकम है। ज्योग्राफी का MCQ मैंने मैराथन के तौर पे आप लोगों के लिए बनाया है। 150 सवाल हैं इसमें, तो बहुत ध्यान से इसको करिएगा, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। RO को फोकस करके ही बनाया है। हालांकि इसका फ़ायदा IAS की जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी मिलेगा, क्योंकि फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है और वैसे भी इस तरह की मूलभूत जानकारी होनी चाहिए, तो उनको भी फ़ायदा मिलेगा। और PCS की जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि कंटेंट राइटिंग का काम रहा है मेरा। तो कहने का मतलब ये है कि सवाल बनाने में कहीं ना कहीं एक दिलचस्पी मेरी रही, तो इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। आप देखेंगे सवाल में कि इतना आसान नहीं होगा आपके लिए, हालांकि RO का ही है, लेकिन बहुत सोच समझ के सवाल मैंने बनाए हैं, तो इसलिए बहुत इत्मीनान से इसको करने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में वैसे भी कोई काम नहीं किया जाता है। इसके लिए अलग से एक वक्त तय करके कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा वक्त न लगे, कम से कम समय में ये वीडियो पूरा हो जाए। 150 सवाल हैं, तो फिर भी जितना भी वीडियो टाइम का बनेगा तो उसको देखिएगा, क्योंकि इंसान जब ज़िंदगी में एक एम लेके चल रहा है तो उसके लिए पूरी ज़ोर के साथ उसको हिट करना चाहिए और सीरियस होकर के तैयारी करनी चाहिए। तो देखिए चलते हैं। अभी ये पहला एक मान के चलिए कि एक सेट है, ये मैराथन पर है, फिर उसके बाद भूगोल के अंदर आगे भी बनाया जाएगा। अभी ये पहली किस्त है मान के चलिए ये। तो देखिए, निम्नलिखित में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो ये सवाल बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। पूछा जाता है गुजरात की है, लेकिन जब दूसरा सवाल है देखिए तो इसमें क्या होगा कि अगर जानकारी नहीं होगी तो इसमें दिक्कत आ सकती है। तो देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक। जो भी भारत के तटवर्ती राज्य हैं उनके बारे में एक लिस्ट होनी चाहिए कि कौन कितना किलोमीटर में किसकी तटरेखा लंबी है। तो इसमें देखिए केरल में है सबसे लंबी, जो राज्य दिए गए हैं इसमें केरल की सबसे लंबी है, और ये है 569 किलोमीटर। उसके बाद उड़ीसा की है 457 किमी, और उसके बाद फिर पश्चिम बंगाल की है 157 किमी, और फिर 280 किमी जो है कर्नाटक की है। तो ये लिस्ट बना करके रख लेनी चाहिए। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो देखिए, ये बहुत आसान सवाल है, उत्तर प्रदेश से। आगे चलते हैं। देखिए, भारत की मानक समय रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? क्योंकि RO के ऊपर फोकस करके बनाया गया, तो इसलिए इस तरह से पूछा जाता है। भारत की जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री जो है वो पूर्वी देशांतर है, और ये रेखा जो है इलाहाबाद में नैनी के पास से गुजरती है। तो 5 राज्यों से ये गुजरती है। उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है और उत्तर प्रदेश है। देखिए, झारखंड में ये नहीं गुजरती है। निम्नलिखित में से किस देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो ये देख लेना चाहिए कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनका क्षेत्रफल कितना है। तो ये म्यांमार का जो है वो सबसे अधिक है। ये निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, मिजोरम है आइजोल, उसकी राजधानी है मेघालय है। ये मेघालय है इम्फाल, तो हम जानते हैं कि मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, तो यही वाला सही नहीं है। सिक्किम गंगटोक ही है, और त्रिपुरा अगरतला है। तो मेघालय की क्या है? तो मेघालय की राजधानी शिलोंग है। तो देखिए, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का विस्तार भारत में सबसे अधिक है? तो देखिए, पठारी क्षेत्र भारत में जो है वो 27 से 28% है, इतना है। पर्वतीय क्षेत्र 10% है, और पहाड़ी क्षेत्र जो है वो 18% है। तो इसलिए पठारी क्षेत्र जो है वो ज़्यादा बड़ा है। भारत में सबसे अधिक खनिज किस क्रम की चट्टानों से प्राप्त होते हैं? तो आता रहता है, आसान सवाल है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से। देखिए, आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुडप्पा क्रम की चट्टानें परतदार होने के कारण जीवाश्मों से युक्त होती हैं, तो जीवाश्मों से युक्त नहीं होती हैं। तो ये गलत है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें परतदार नहीं होती हैं, किंतु इसमें जीवाश्म प्राप्त होते हैं। तो ये परतदार जो है होती हैं, लेकिन जीवाश्म नहीं होते हैं, तो ये भी गलत है। तो इसलिए D वाला विकल्प है। अब देखिए, RO में इस तरह से अब एक सीरीज मैंने यहाँ पे सवालों की रखी है, पूछा जाता है इसलिए इसको बनाया है। दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था, देखिए इसको पूछा जाता है। तो ये मेसोजोइक महाकल्प में हुआ था। ये एक कल्प होता है, एक महाकल्प है। तो मेसोजोइक महाकल्प में दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था। अब देखिए, बृहत हिमालय का निर्माण हुआ था
मेसोजोइक महाकल्प में, सेनोजोइक महाकल्प में। तो ये सेनोजोइक महाकल्प में बृहत हिमालय का निर्माण हुआ था, तो ध्यान में रखना है। फिर देखिए लघु हिमालय की उत्पत्ति हुई थी, तो लघु हिमालय उसकी उत्पत्ति मायोसीन काल में हुई थी, तो ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको रखा है। फिर देखिए शिवालिक पर्वतमाला, ये इसको भी पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है कि उत्पत्ति हुई थी तो कब हुई थी ये, तो हुई थी शिवालिक की प्लायोसीन में। तो देखिए आगे चलते हैं। 14वां सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस महाकल्प में उत्तरी भारत के मैदान का निर्माण हुआ था? तो ये हुआ था नियोजोइक महाकल्प में। इसी हिसाब से बनाया जिस हिसाब से आरओ में पूछा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 38 सवाल आरओ में, पिछली बार जो एग्जाम रद्द हुआ था उसमें 38 सवाल जो हैं वो कथन के आधार पर पूछे गए थे। इसलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 कथन दिए गए हैं और फिर पूछा गया है। तो भारत का 70% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है, तो ये गलत है। 98% कोयला जो है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से जो है वो प्राप्त होता है। फिर देखिए दक्कन के पठार में तालाब बड़ी संख्या में प्राप्त होते हैं। ये बात सही है कि तालाब प्राप्त होते हैं तभी वहाँ सिंचाई होती है, तो इसलिए ये दूसरा वाला सही है। तो बी वाला विकल्प पहला वाला गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत सबसे ऊंचा है? देखिए अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नंगा पर्वत, मकालू। इसमें मकालू है सबसे ऊंचा, 8481 मीटर है ये, बाकी छोटे हैं। अब फिर देखिए आगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी बृहत हिमालय का हिस्सा है, तो ये गलत है, लघु हिमालय का हिस्सा है। धौलाधर पर्वत श्रेणी लघु हिमालय का हिस्सा है, तो ये सही है। तो बी वाला विकल्प सही है। इस तरह से एक प्रैक्टिस हो जाएगी। निम्नलिखित में से किस स्थल की समुद्र से ऊंचाई सबसे अधिक है? तो देखिए सबसे अधिक है जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, मतलब हिल स्टेशन है, उनके बारे में एक लिस्ट तैयार रखनी चाहिए कॉपी में कि किसकी कितनी समुद्र से ऊंचाई है। तो देखिए शिमला की है, और ये कितनी है शिमला की? तो 2276 मीटर ऊंचाई है समुद्र तल से। फिर देखिए चलते हैं 19वां सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से ले, तो श्रीनगर से ले नहीं है बल्कि श्रीनगर से गिलगित है। तो इसलिए पहला वाला गलत है, बाकी सब सही हैं। लिपुलेख दर्रा देखिए पूछा जाता भी है, तो इसके बारे में भी देखें। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा। इसके बाद देखिए माना दर्रा भी है उत्तराखंड में, और नीति दर्रा भी है, पूछ लिया था कभी कभी, तो उत्तराखंड में। फिर देखिए विंध्याचल पर्वत श्रेणी की लंबाई लगभग कितने किलोमीटर तक है? तो 1050 किलोमीटर है। फिर देखिए चलते हैं, क्योंकि 150 सवाल हैं तो कोशिश की जाएगी जल्दी आपका कवर कराया जाए, ज़्यादा आपका समय न लिया जाए। देखिए सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में स्थित धूपगढ़ की ऊंचाई कितने मीटर है? धूपगढ़ के बारे में भूगोल में बहुत पढ़ने को मिलता है, तो जानकारी रखना चाहिए। तो 1350 मीटर है ये। निम्नलिखित कथनों पे देखिए विचार करें। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है, तो ये सही है। दामोदर नदी का उद्गम महादेव पर्वत से होता है, तो छोटा नागपुर पठार से होता है, तो ये गलत है। तो पहला वाला विकल्प सही है। फिर देखिए चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। थालघाट दर्रे से मुंबई से चेन्नई की तरफ रेल मार्ग जाता है। भोरघाट दर्रे से मुंबई से कोलकाता की तरफ रेल मार्ग जाता है। तो देखिए थालघाट दर्रे से मुंबई से कोलकाता की तरफ जाता है, क्रॉस कर लिए, और भोरघाट दर्रे से मुंबई से चेन्नई की तरफ जाता है, तो दोनों ही गलत हो जाएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए ऊटी अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। तो ऊटी अन्नामलाई में नहीं बल्कि नीलगिरी में है, तो ये गलत हो जाएगा। कोडाई कनाल पर्यटक स्थल पनली की पहाड़ियों में स्थित है, तो ये दूसरा वाला सही है। तो ये बी वाला विकल्प देखिए सही है। चलिए देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 900 मीटर है और पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर है, तो ये सवाल क्यों रखा गया? सवाल रखने का मकसद ये है कि हमको ये पता होना चाहिए ना कि भाई औसत ऊंचाई कितनी है, ये जानकारी तो होनी चाहिए कि औसत ऊंचाई कितनी है। तो ये 1200 मीटर है,
पश्चिमी घाट की, पूर्वी घाट की 600 मीटर है, ये सही है। तो इसलिए देखिए दूसरा वाला विकल्प सही है। देखिए चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में राज्यों में विस्तृत है, तो ये सही है। ये तमिलनाडु में भी है, कर्नाटक में भी है, केरल में भी है। साइलेंट वैली जो है वो नीलगिरी पर्वतमाला में स्थित है, तो ये भी सही है। तो दोनों ही विकल्प क्या हैं? सही हैं, यानी सी वाला 1 और 2। ये देखिए आगे चलते हैं, 28वां सवाल। उत्तर भारत का विशाल मैदान लगभग कितने किलोमीटर लंबा है? तो 3200 किलोमीटर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नदियों की अधिकता के कारण शिवालिक की तलहटी में स्थित भाबर प्रदेश दलदलों से भरा हुआ है, तो ये गलत है। भाबर प्रदेश जो है, ये जो भाबर प्रदेश है, यहाँ पर पत्थर बहुत बड़ी संख्या में हैं शिवालिक की वजह से, क्योंकि ये एकदम निकट है भाबर प्रदेश शिवालिक के, तो यहाँ पर पत्थर बहुत ज़्यादा हैं। तो नदियाँ आती हैं यहीं पर विलीन हो जाती हैं, पत्थरों के अंदर चली जाती हैं, इसलिए दलदल से भरा हुआ नहीं हो सकता ये, बल्कि दलदलों से, क्योंकि तराई प्रदेश में नदियाँ निकल आती हैं जो विलीन हो जाती हैं भाबर प्रदेश में, वो यहाँ प्रकट हो जाती हैं। तो इसीलिए दलदली इलाका है, तो हरियाली भी है, जैव विविधता, पशु पक्षी होते हैं, तो जैव विविधता का बड़ा केंद्र भी है, तो ये सही है। तो दूसरा वाला विकल्प सही है। फिर देखिए आगे चलते हैं, 30वां सवाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूर्वी तटीय मैदान, यहाँ मैदान की बात आ रही है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट एक अलग चीज़ है। यहाँ पर पूर्वी तटीय मैदान की बात आई, तो पूर्वी तटीय मैदान में जनसंख्या अधिक पाई जाती है, तो ये सही है। पश्चिमी तटीय मैदान में जनसंख्या का अभाव पाया जाता है, तो ये गलत है। तो पहला वाला विकल्प सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पश्चिमी तटीय मैदान में प्रमुख रूप से काली मिट्टी पाई जाती है, तो ये काली मिट्टी नहीं पाई जाती, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। फिर देखिए पूर्वी तटीय मैदान कटा फटा होने के कारण कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये पूर्वी तटीय जो मैदान है ये पश्चिमी तटीय मैदान से चौड़ा है और ये कटा फटा नहीं है और खेती की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ये गलत है। दोनों ही गलत हैं। बहुत सोच करके सवाल इसमें रखे हैं। देखिए फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सेल्यूलर जेल उत्तरी अंडमान में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर मध्य अंडमान में स्थित है, तो ये दोनों गलत हैं। सेल्यूलर जेल जो है वो उत्तरी अंडमान नहीं बल्कि दक्षिण अंडमान में है और पोर्ट ब्लेयर भी दक्षिण अंडमान में ही है, इसलिए डी वाला है। दोनों ही गलत हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इंदिरा पॉइंट लघु अंडमान में स्थित है, तो ये लघु अंडमान में नहीं बल्कि ग्रेट निकोबार में है। ग्रेट निकोबार में है ये इंदिरा पॉइंट। सैडल पीक चोटी दक्षिण अंडमान में स्थित है, तो उत्तर वाले अंडमान में ये स्थित है, उत्तर अंडमान में, तो ये गलत है, ये भी गलत हैं, दोनों ही गलत हैं। फिर देखिए 34वां सवाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आरओ में 38 सवाल मतलब ठीक ठाक संख्या में पूछे गए थे, इसीलिए रखा है। आंद्रोद्वीप लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप है, तो सबसे छोटा नहीं बल्कि सबसे बड़ा द्वीप है, इसलिए गलत है ये। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती मिनिकॉय द्वीप पर स्थित है, तो मिनिकॉय द्वीप पर स्थित नहीं बल्कि ये है कवरत्ती द्वीप पर ही है, तो इसलिए गलत है ये। दोनों ही गलत हैं। फिर देखिए 35वां सवाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर है, तो ये सही है। सिंधु नदी मानसरोवर झील के निकट चोखरबू ग्लेशियर से निकलती है, तो ये गलत है। चोखरबू से नहीं है बल्कि बोखरचू से है, तो बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है, चोखरबू से नहीं, क्योंकि इस तरह से कंफ्यूज भी कर दिया जाता है, तो ध्यान रखना होगा। तो पहला वाला सही है, तो बोखरचू से निकलती है ग्लेशियर से सिंधु नदी। अब देखिए सिंधु जल समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। झेलम यानी भारत जो है वो झेलम और चेनाब नदी के केवल 20% जल का उपयोग कर सकता है, तो ये सही है। झेलम और चेनाब के, तो ये बात सही है कि 20% जल का उपयोग भारत कर सकता है। भारत सतलज और रावी नदी के 80% जल का उपयोग कर सकता है, सतलज का और रावी का, तो ये भी बात सही है। तो दोनों ही सही हैं, सी वाला। अब देखिए किशनगंगा किसकी सहायक नदी है, तो किशनगंगा को पाकिस्तान में नीलम नदी कहते हैं, तो ये सहायक है झेलम की।
फिर देखिए 38वां सवाल, विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी किसे कहते हैं? तो कहते हैं हुगली को। गंगा में बाएं तट की अंतिम सहायक नदी कौन सी है? तो महानंदा नदी है, क्योंकि गंगा चली जाती है फिर बांग्लादेश में, तो महानंदा नदी है बाएं तट की अंतिम सहायक नदी। काली सिंध किसकी सहायक नदी है? देखिए काली सिंध ये है रामगंगा की, यमुना की, चंबल की कि दामोदर की? तो ये है चंबल की। तो चंबल क्योंकि महत्वपूर्ण नदी है, तो ऐसे में इसकी सहायक नदियों की जानकारी रखना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सी नदी चंबल की सहायक नहीं है? क्षिप्रा, मेज, पार्वती, टोन्स? तो ये नहीं है टोन्स। देखिए आगे चलते हैं। पेन गंगा और वेन गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो कृष्णा और गोदावरी में कन्फ्यूज़न हो जाता है लोगों को। तो यहाँ देखिए पेन शब्द है, पेन माने दर्द, और गोदावरी में देखिए गोदना मतलब गोद दें अगर तो दर्द होने लगेगा, तो बस समझ लीजिए कि पेन और वेन ये गोदावरी से, पेन की वजह से आपको जहन में बना रहेगा। तो पेन गंगा और वेन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की। हम निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? तो पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, प्राणहिता? तो प्राणहिता नहीं है। अब देखिए जहन में रखने के लिए कि अगर गोदा जाए तो मान लिए कि किसी की अगर मान लिए मृत्यु हो जाए गोदने से तो प्राण चला जाएगा, तो इससे भी जहन में रहेगा गोदावरी से प्राणहिता का। तो देखिए फिर आगे होगे नकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको रखा है। तो कावेरी नदी पर है होगे नकल जलप्रपात। तो बहुत ध्यान से इसको करना होगा और जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। इत्मीनान से कोई काम किया जाता है उसका फ़ायदा होता है। इसको पूरा आराम से देखिएगा तो इसको बहुत मेहनत से तैयार किया है, फिर आपको इसका फ़ायदा मिलेगा और ये समझ में आएगा कि हाँ तैयारी में कहाँ कमी है और किस तरह से करना है, क्योंकि ज्योग्राफी में बहुत सारे तथ्य होते हैं। तो रखने की कोशिश कीजिए। फिर देखिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नर्मदा नदी मन्नार की खाड़ी में गिरती है, तो ये खंबात की खाड़ी में गिरती है, गलत है। मदुरै नगर पेन्नार नदी के किनारे है, तो पेन्नार नहीं बल्कि वैगई नदी के किनारे है ये मदुरै नगर जो है, तो ये भी गलत है। तो दोनों ही गलत हैं। अब देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तापी नदी का 65% हिस्सा मध्य प्रदेश में है, तो ये गलत है, बल्कि 79% आप लेके चलें, इसका हिस्सा महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है तापी नदी का, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। नर्मदा नदी का 18% हिस्सा महाराष्ट्र में है, तो 18% नहीं बल्कि 1.5% है, 2% मान के चलें, और बाकी 87% हिस्सा इसका मध्य प्रदेश में है, और 11 से 12 मान के चले कि महाराष्ट्र वो गुजरात में है। तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो दोनों ही क्या हो जाएंगे? डी वाला। फिर देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। साबरमती नदी राजस्थान में मेवाड़ की पहाड़ियों से निकलती है, तो ये सही है। साबरमती नदी की कुल लंबाई 240 किलोमीटर है। साबरमती नदी के बारे में सवाल इसलिए रखा है कि पूछा जा सकता है, इसका महत्व भी है। तो 320 किलोमीटर है, तो ये वाला गलत है। तो पहला वाला विकल्प सही है। फिर देखिए 48वां सवाल। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है, तो ये सही है। लूनी नदी का उद्गम अरावली श्रेणी में स्थित नाग पर्वत से होता है, तो ये भी सही है। तो देखिए दोनों ही विकल्प सही हैं, तो सी वाला सही है, 1 और 2 दोनों। ये देखिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी लूनी नदी की सहायक नहीं है? लूनी नदी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी सहायक नदियों के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। लीलड़ी, जवाई, जोजारी, मोजड़ी, तो ये मोजड़ी नहीं है। 50वां सवाल देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। घग्गर नदी का उद्गम शिवालिक की पहाड़ियों से होता है, तो ये सही है। घग्गर नदी राजस्थान में भटनेर के मरुस्थल में विलीन हो जाती है, तो ये भी सही है। तो ये दोनों ही सही हैं। तो आइए अब देखिए, अब चलते हैं 51वें सवाल पर। भारत में 82% नमक की आपूर्ति सांभर झील से होती है, तो 60% होती है, 82% नहीं होती है, तो ये वाला गलत हो जाएगा।
चिल्का झील झींगा मछली के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, उड़ीसा में है चिल्का झील, तो ये सही बात है। तो दूसरा वाला विकल्प जो है वो सही है। अब देखिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अष्टमुदी झील केरल में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो ये गलत है, बल्कि ये खारे पानी की है। केरल की वेम्बनाथ झील खारे पानी की झील है, तो ये सही है, खारे पानी की झील है, तो दूसरा वाला विकल्प सही है। अब देखिए आगे चलते हैं 53वें सवाल पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ROARO में 38 सवाल पिछली बार इसी तरह से पूछे गए थे, तो ठीक ठाक संख्या पूछी गई है। काली मिट्टी में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ये बात सही है, काली मिट्टी में लोहा पाया जाता है। लाल मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, यानी जैविक जो पदार्थ होते हैं उनकी मात्रा अधिक होती है, तो ये बात सही नहीं है, गलत है। लाल मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक नहीं होती, कम होती है, तो इसलिए पहला वाला विकल्प सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जलोढ़ मिट्टी में चूना और पोटाश पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, तो ये सही बात है। जलोढ़ मिट्टी के अंदर चूना और पोटाश जो है वो पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। लेटराइट मिट्टी में चूना और पोटाश की कमी पाई जाती है, तो ये बात भी सही है, तो दोनों सही हैं। अब लेटराइट मिट्टी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन समझ लेनी चाहिए। कुल इसका क्षेत्रफल भारत में देखें तो 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर है, 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर में है इसका एरिया। ये जो मिट्टी है, अगर हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो जहां 200 सेंटीमीटर की बारिश होती है, ऊंचा इलाका पठारी क्षेत्र होता है, वहां पर ये मिट्टी लेटराइट मिट्टी जो ईंट के कलर की होती है, रंग के एकदम लाल। और ये जो मिट्टी है ये आप देखें कि जो सिलिका होता है और चूना जो होता है वो भारी बारिश की वजह से निच्छालन हो जाता है, छन जाते हैं। और लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रधानता इसमें देखने को मिलती है, तो ये लेटराइट मिट्टी है, इसके बारे में जानकारी जो है रखना चाहिए। तो चूना और पोटाश की इसमें कमी पाई जाती है। अब देखिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पर्वतीय मृदा में, क्योंकि मृदा के अलग अलग प्रकार हैं, तो हर प्रकार की मृदा है तो उसकी जो क्वालिटी है उसके बारे में समझना चाहिए। तो पर्वतीय मृदा में उर्वरक डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो ऐसा नहीं है, उर्वरक डालने की आवश्यकता पड़ती है, तो गलत है सेंटेंस। दलदली मिट्टी में लौह तत्व की कमी होती है, तो दलदली मिट्टी में क्या लौह तत्व की कमी होती है? नहीं, ऐसा नहीं है, लौह तत्व उसमें होते हैं, तो इसलिए दोनों गलत हैं, तो न ही एक और न ही दो। 56वां सवाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन 1955 में हुआ था। जैसे ही कोई सूचना है तो ये महसूस करने की कोशिश करनी चाहिए कि हमको जानकारी आ रही कि नहीं, क्योंकि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, RO में इसी तरह से पूछा जाता है, तो इसलिए ध्यान देना चाहिए। तो 1955 में क्या हुआ था? नहीं, बल्कि 1953 में हुआ था। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड मृदा के संरक्षण का काम करता है। ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना में केंद्र सरकार संपूर्ण राशि वहन करती है, तो 75% राशि वहन करती है, पूरी नहीं करती है, बाकी 25% राज्यों को वहन करना होता है, तो इसलिए दोनों ही गलत हैं। देखिए अब 57वां सवाल। उत्तरी सह्याद्री प्रदेश में उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन को शोलास के नाम से जाना जाता है, तो यह सही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रबर और सिनकोना के वृक्ष पाए जाते हैं, तो यह बात भी सही है, तो दोनों ही सही हैं। देखिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उष्णकटिबंधीय हरित वन की लकड़ी बहुत मुलायम होती है, तो ये बहुत मुलायम नहीं होती है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, बल्कि कठोर होती है। महोगनी और आबनूस के वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनों में ही पाए जाते हैं। जो महत्वपूर्ण वृक्ष हैं उनकी जानकारी रखनी चाहिए, तो ये एकदम सही है ये बात। तो पहला वाला क्या है? गलत है, तो इसलिए बी वाला विकल्प सही है। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देवदार एक चौड़ी पत्ती वाला वृक्ष है, ओक एक छोटी पत्ती वाला वृक्ष है। जो महत्वपूर्ण वृक्ष हैं उनके गुणधर्म के बारे में भी जानकारी रखना चाहिए, क्योंकि पूछा जा सकता है। तो देखिए जो ओक है ये चौड़ी पत्ती वाला है और देवदार है वो छोटी पत्ती वाला है, क्रॉस कर लें आप, तो इसलिए दोनों गलत हो जाएंगे। तो देवदार है वो छोटी पत्ती वाला होता है वृक्ष, और ओक जो है वो चौड़ी पत्ती वाला होता है, तो इसलिए डी, ना एक और ना दो।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रेलवे के स्लीपर बनाने में सखुआ लकड़ी का प्रयोग होता है, तो ये सही है। ज्वारीय वन सदा हरित होते हैं, तो ये भी सही है, हमेशा हरे होते हैं, तो ये सी वाला विकल्प है। देखिए आगे चलते हैं। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी 1916 में, कलकत्ता में यानी कोलकाता में हुई थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय वन संरक्षण विभाग देहरादून में स्थित है, तो यह सही है। भारत में सर्वप्रथम वन नीति का निर्माण 1894 में ईस्वी में हुआ था, तो ये भी सही है, तो दोनों ही सही हैं। देखिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय वन नीति 1986 के अनुसार भारत में 33% वन क्षेत्र की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है, तो 1986 नहीं है बल्कि 1988 है, तो ये गलत हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में स्थित सिराज बाग जो है इसको एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान जो है ये सिराज बाग, तो ये सही है, तो दूसरा वाला विकल्प जो है सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? जो 18 जैव मंडल क्षेत्र भारत में है उसमें सबसे बड़ा कौन है? तो कच्छ का रण है। 65वां सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त नहीं है? तो नोकरेक, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, तो वो है मानस, ये नहीं है। मानस कहाँ पे है? असम में है। सिमलीपाल कहाँ? ये उड़ीसा में है। नोकरेक कहाँ? ये मेघालय में है। पंचमढ़ी ये मध्य प्रदेश में है। तो देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। काजीरंगा विश्व में सर्वाधिक घनत्व वाला बाघ आरक्षित क्षेत्र है, तो ये सही है, काजीरंगा। और ये काजीरंगा कहाँ पे है? ये असम में है। बोर सबसे छोटा बाघ आरक्षित क्षेत्र है, तो ये बोर भी जो है ये सही है। कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है बोर, तो दोनों ही सही हैं। अब समझ लेना चाहिए कि नामदाफा है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये सबसे ऊंचा बाघ आरक्षित क्षेत्र है। तो इसी तरह से आप नागार्जुन सागर को देखें तो वो सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र है, वो टाइगर रिजर्व जो है वो सबसे बड़ा है, वो नागार्जुन सागर। नामदाफा ये अरुणाचल प्रदेश में है, बहुत ऊंचाई पर है, ये सबसे बड़ा ऊंचाई पर। और बोर जो है ये महाराष्ट्र में है। देखिए आगे चलते हैं। तो बाघ से रिलेटेड कोई भी जानकारी आ सकती है, यानी उसका ध्यान में रखना चाहिए उसे। मुकुंदरा हिल्स बाघ रिजर्व किस राज्य में है? तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको यहाँ पे रखा है, तो ये राजस्थान में है, मुकुंदरा हिल्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन 4 सितंबर 2006 को किया गया था, 4 सितंबर 2006 को, तो ये सही है। ध्यान में रखना चाहिए कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है, ये पूरा काम संरक्षण का करेगा। वर्ष 1992 में हाथी संरक्षण परियोजना झारखंड के हजारीबाग जिले से शुरू की गई थी। कोई इन्फॉर्मेशन आए तो ये देखना चाहिए कि हमें पहले फर्स्ट क्लिक में ये चीज़ आ रही कि नहीं आ रही है। तो ये हजारीबाग जिले में नहीं बल्कि सिंहभूम जिले में है, बाकी तो सही है। तो झारखंड के सिंहभूम जिले से शुरू की गई थी 1992 में ही, तो हजारीबाग जिले से शुरू नहीं की गई थी, तो ये गलत है, पहला वाला सही है। देखिए आगे चलते हैं। कम समय में ये कोशिश की जाएगी आपका पूरा हो जाए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए भारत में हाथी का पहला पुनर्वास केंद्र उत्तर प्रदेश के मथुरा में बनाया गया था। तो जैसे इंफॉर्मेशन आए उसको सोचना चाहिए कि हमें ये पता है कि नहीं पता है, तभी तो पता चल पाएगा। हाथी को वर्ष 2010 में राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में घोषित किया गया था। तो दोनों सूचनाओं के बारे में देखिए। तो भारत में हाथी का पहला पुनर्वास केंद्र उत्तर प्रदेश के मथुरा में नहीं बल्कि केरल के कोट्टूर में किया गया था। ये कोट्टूर जो है केरल में है, वहाँ से हाथी का पुनर्वास केंद्र जो है वो पहला बनाया गया था। अभी अगर हाथी के बारे में बात करें तो 32 पुनर्वास केंद्र हैं हाथी के। 70,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया में ये पूरा एरिया आ जाता है, संरक्षित क्षेत्र जो है। और 22 अक्टूबर 2010 को देखेंगे तो हाथी को वर्ष 2010 में राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया, सही है ये, लेकिन 22 अक्टूबर है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये सही है, तो ये वाला पहला वाला गलत है। तो 22 अक्टूबर को ध्यान में रखना है, 22 अक्टूबर को पूछ सकता है। हाथी के बारे में मान लिया अगर पूछ लिया उसने कि राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में हाथी को किस वर्ष घोषित किया गया, तो अक्टूबर, सितंबर, इस तरह की जानकारी दी जा सकती है। तो 22 अक्टूबर 2010 में।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्ष 1976 में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की शुरुआत हुई। जितने भी पशु हैं उनके संरक्षण की जो परियोजना है उसका एक कंसाइज वे में नोट्स होना चाहिए। तो 1976 नहीं है, गलत है, ये 1974 में है। मगरमच्छ अभ्यारण्यों की सर्वाधिक संख्या उड़ीसा में है, तो उड़ीसा में नहीं है, आंध्र प्रदेश में है, ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश के अंदर सर्वाधिक अभ्यारण्य, इसलिए दोनों ही गलत हैं। भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा के किस जिले में है? दो चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक गहीर माथा आता है जो समुद्री तट है, ओलिव रिडले जो है, कछुआ जो है, ये आ जाते हैं यहाँ पे, प्रजनन होता है इनका। तो भीतरकनिका दूसरी चीज़ के लिए किस लिए फेमस है? मैंग्रोव वन है यहाँ पर, नमकीन जो पानी होता है उसके जो है मगरमच्छ यहाँ पाए जाते हैं, इसलिए बहुत फेमस है। ये है आपके केंद्रपाड़ा में, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। जो गहीर माथा है वहाँ पर ऑलिव रिडले जो कछुए हैं उनका प्रजनन होता है, बहुत दूर सफ़र करके वो भारत में आते हैं। केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंध प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? थोड़ा सा रेयर है इन्फॉर्मेशन, लेकिन रखा है, मान लिया पूछ लिया तो दिक्कत आ जाएगी, तो इसलिए हैदराबाद में है ये। शिकारी देवी अभ्यारण्य, ये आया हुआ सवाल है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश में है शिकारी देवी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असंगत है? गैंडा परियोजना, हंगुल परियोजना, लाल पांडा परियोजना, हिम तेंदुआ परियोजना। तो देखिए ये 1985 नहीं, गैंडा 1987 है, तो ये ध्यान रखना चाहिए, यही गलत है, बाकी सब सही है। देखिए गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में कब घोषित किया गया था? डॉल्फिन का महत्व है इसलिए कभी भी सवाल रिपीट किया जाता है, पूछा जा चुका है लेकिन रिपीट किया जा सकता है। तो 5 अक्टूबर 2008 को, और हाथी वाला 22 अक्टूबर 2010। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जलग्रस्त भूमि के संरक्षण के रामसर सम्मेलन वर्ष 1971 में ईरान में आयोजित हुआ था, तो ये सही है। रामसर सम्मेलन जो है वो 1971 में ईरान में हुआ था, ये सही है। जो जलग्रस्त भूमि होती है, यानी ऐसी भूमि जहाँ पर पानी होता है, तो मानी सी बात है कि जो नमी वाले इलाके होते हैं, पानी होता है, वहाँ पशु पक्षी, वहाँ बायोडाइवर्सिटी होती है, थोड़ा सा झाड़ी नुमा इलाका होता है, तो हरियाली होती है, तो इसलिए जैव विविधता के दृष्टिकोण से ये जलग्रस्त भूमि बहुत महत्वपूर्ण होती है। इनका संरक्षण किया जा रहा है, इसको लेके एक सम्मेलन हुआ था 1971 में ईरान में। भारत के बहुत सारे स्थल जो हैं वो रामसर सम्मेलन, रामसर क्षेत्र के रूप में घोषित हैं। देखिए भारत रामसर समझौते में वर्ष 1982 में शामिल हुआ था, तो ये बात सही है। जो अष्टमुदी झील है केरल में, वो रामसर स्थल के रूप में घोषित है, याद रखें। देखिए प्रवाल विरंजन, कोरल ब्लीचिंग की प्रक्रिया में प्रवाल कैसा हो जाता है? सफ़ेद हो जाता है। एक शैवाल होता है जूजेंथिली, वो हो जाता है जबकि रोशनी जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो प्रवाल जो एक जीव होता है, मतलब ये प्रवाल जो होता है एक जीव होता है, वो शैवाल को यानी जूजेंथिली को अपने जिस्म से, शरीर से हटा देता है। और ऐसा भी हो जाता है कि क्लोरोफिल का जो उत्पादन होता है वो जूजेंथिली जो शैवाल है उसका कम कर देता है प्रोडक्शन, जिसके वजह से वो प्रवाल जो है वो सफ़ेद हो जाता है। अब देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फसल चक्र के प्रयोग से मृदा की उर्वरता क्षमता 2 गुनी हो जाती है, तो ये गलत है, 2 गुनी नहीं होती है, मेंटेन रहती है। फसल चक्र के तहत कम गहरी जड़ वाली फसलों को ही अधिक बोया जाता है, तो ये भी गलत है, बल्कि क्रम होता है, कम गहरी जड़ वाली बोई जाती है फसलें, फिर अधिक गहरी जड़ वाली बोई जाती हैं, तो इस तरह से चक्र चलता रहता है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो देखिए कौन सी नहीं है खरीफ की फसल? तो राई नहीं है, रबी की है ये। बाकी जूट, पटसन, लोबिया, ये सब खरीफ की फसलें हैं, ध्यान रखना चाहिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भुवनेश्वर में है, तो भुवनेश्वर में नहीं है बल्कि कटक में है। कटक कहाँ पे है? उड़ीसा में है ये, और भुवनेश्वर भी उड़ीसा में है, तो पहला वाला गलत है। विश्व में चावल के अंतर्गत आने वाला सर्वाधिक क्षेत्र चीन में है, तो गलत है, भारत में है, इसलिए दोनों ही गलत हैं।
अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी चावल की किस्म नहीं है, जितनी है जैसे जौ की किस्में पता होनी चाहिए, बाजरा की किस्म पता होनी चाहिए, गेहूं की किस्म, चावल की किस्म, ये सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये सब खाया जाता है, खाद्य सामग्री में है इनकी गिनती, तो पता होना चाहिए। तो चावल की कौन सी नहीं है, तो गोविंद, साकेत, चिंगम, तो गिरजा नहीं है, गेहूं की है ये। अब देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन चावल की अपेक्षा अधिक होता है, तो ये बात सही है। स्टेटमेंट आरओ में 38 पूछे गए थे पिछली बार, तो यही फिर रिपीटिशन होगा, जानकारी जो है कम नहीं की जाएगी। 2 कथन दे दिए जाते हैं तो जानकारी दुगनी हो जाती है, और एक ही स्टेटमेंट मतलब विकल्प 4 होते हैं तो उसमें बस एक ही विकल्प सही होगा। स्टेटमेंट में जानकारी बढ़ जाती है, इसका मतलब है कि विस्तार थोड़ा सा किया गया है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 10% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है, तो ये सही है। तो दोनों ही सही हैं, यानी 10% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। गेहूं में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है तो 65 से 70% होती है। देखिए आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जौ की किस्म नहीं है। पहले जौ ही खाया जाता था, तो जौ की किस्म के बारे में रखना चाहिए, आज भी खाया जाता है जौ, तो इसलिए इसकी किस्मों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो हिमानी, ज्योति, धनु, कैलाश, बाकी तीनों सही है, धनु जो है ये नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है, तो ये बात एकदम सही है, महाराष्ट्र है। भारत में मक्का का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, तो ये गलत है, बल्कि कर्नाटक में होता है, इसलिए पहला वाला विकल्प सही है। इसके बारे में लेटेस्ट जानकारी अपना अपडेट इसको रखना चाहिए। बाबापुरी के बारे में देखें, किसकी किस्म है बाबापुरी, क्योंकि आरओ में इस तरह से कुछ विचित्र टाइप के सवाल भी पूछे जाते हैं। तो बाबापुरी किसकी किस्म है, जौ की, बाजरे की, चावल की, मक्का की, तो ये बाजरे की है बाबापुरी। देखिए आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, रबी, खरीफ और जायद तीनों फसलों के अंतर्गत दालों की खेती की जाती है, तो ये सही है। तिलहन की खेती रबी और खरीफ की फसलों में की जाती है, तो ये भी सही है, तो दोनों ही विकल्प सही हैं। देखिए आगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, गन्ना मूल रूप से ब्राज़ील का पौधा है, तो ये गलत है, भारत का पौधा है। भारत में विश्व का लगभग 20% गन्ना उत्पादित होता है, तो 20% नहीं होता बल्कि 40% होता है, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा, तो ये भी गलत है, तो दोनों ही गलत हैं। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठंडी हवा चाय के पौधे के लिए लाभदायक होती है। अब चाय के बारे में भी जानना चाहिए कि उसका नेचर क्या है। ठंडी हवा चाय के पौधे के लिए लाभदायक होती है, लाभदायक नहीं होती, हानिकारक होती है। चाय का पौधा जलप्रिय होता है, ये सही है, बस इसकी जड़ों के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए, इसलिए इसकी ढाल पर खेती की जाती है। जब ढाल पे खेती की जाएगी तो पानी सब सरक करके नीचे चला जाएगा, अगर जड़ में पानी चला जाएगा तो पौधा जो है सड़ जाता है चाय का, तो इसलिए देखिए दूसरा वाला विकल्प सही है। हालांकि जलप्रिय पौधा होता है, बस इसकी जड़ों में पानी नहीं जाना चाहिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, भारत में विश्व का 23% कपास उत्पादन होता है, तो ये सही है। 2022-23 के आंकड़ों में भारत नंबर 1 पे अभी आ गया है, चीन को पीछे करके। कहीं कहीं चीन भी मिलता है, लेकिन लेटेस्ट जो आंकड़ा उसमें भारत को बताया गया है कि भारत जो है वो कपास के उत्पादन के मामले में नंबर 1 पर है। कपास का जो निर्यात होता है उसके मामले में भारत तीसरे नंबर पे है। भारत में कपास का सबसे अधिक उत्पादन गुजरात में होता है, तो ये भी सही है, तो दोनों ही सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तंबाकू शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है, तो ये भी एक सेक्शन बनता है कि हमें पौधों के नेचर के बारे में भी जानना चाहिए कि किस उसमें होता है ये, तो ये सही है। शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है, रबड़ उष्णकटिबंधीय पौधा है, तो ये भी सही है, दोनों ही सही हैं। देखिए आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, भारत वैश्विक दृष्टि से 21% तंबाकू का उत्पादन करता है, तो सटीक जानकारी आपको जहन में आ रही है कि 21% ही करता है। देश के कुल जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल का हिस्सा 80% है, तो देखें 21% नहीं करता है बल्कि 8% करता है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। बाकी दूसरा वाला सही है कि पश्चिम बंगाल का हिस्सा जूट उत्पादन में 80% है, सही है, तो दूसरा वाला विकल्प सही है। ये देखिए आगे चलते हैं, आरओ के हिसाब से एकदम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रखी गई है, और ये आईएएस वालों के लिए भी बहुत फाउंडेशन का काम करेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ कंसेप्चुअल ही पूछा था आईएएस में, कभी कभी एकदम फैक्चुअल चीज़ें पूछ ली जाती हैं। भारत की कुल सिंचाई आवश्यकताओं की लगभग 62% आपूर्ति लघु सिंचाई परियोजनाओं से होती है, तो यह सही है।
62% आपूर्ति लघु सिंचाई परियोजनाओं से ही होती है। भारत की जो भी सिंचाई की आवश्यकता है, बड़ी और मध्यम परियोजनाओं से देश की 18% सिंचाई आवश्यकताएं पूरी होती हैं। तो ये वाला गलत है। ये कितना है? 38% है। मध्यम और बड़ी सिंचाई परियोजनाएं हैं, उससे 38% की आपूर्ति होती है, आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। तो इसलिए पहला वाला विकल्प सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, क्योंकि ये सिंचाई को इसलिए रखा है कि आंकड़ा पूछा जा सकता है कथन में। बहुत ही सोच समझ करके बनाया है, मनोवैज्ञानिक रूप से इसको तैयार करने की कोशिश किया है। और इसमें मेरा अपना एक समझ लिए कि संस्कार है, किस तरह से है। तो ये संस्कार और फिर आपका संस्कार मिल करके एक अच्छा नतीजा ले करके सामने आएगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे और विषयों में भी मैराथन के तौर पे आपके सामने रखा जाएगा। तो मेरी यही कोशिश है कि आप जो है अपने मकसद में कामयाब रहें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देश के कुल कोयला निक्षेप का 60% भाग दामोदर घाटी क्षेत्र में स्थित है। 60% दामोदर जो घाटी है ये क्षेत्र, तो ये बात एकदम सही है। कोयले का जो निक्षेप है 60% ये दामोदर घाटी क्षेत्र में है। दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। तो ये भी सही है। तो दोनों ही देखिए सही हैं। कोशिश है कि आपका जल्दी कवर करा दिया जाए। पंचेत बांध झारखंड राज्य के किस जिले में? देखिए पंचेत बांध पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। तो ये है धनबाद जिले में, झारखंड के। रिहंद नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के किस जिले से होता है? तो देखिए ये सरगुजा जिले से होता है। रिहंद नदी इंपॉर्टेंट है, रिहंद बांध है, तो पूछा सकता है इस नदी के बारे में जानकारी। और ये भी है कि रिहंद नदी जो है वो झारखंड में मतीरंगा पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। ध्यान रहे, मतीरंगा पहाड़ियों से रिहंद नदी का उद्गम होता है सरगुजा जिले से। रिहंद बांध की ऊंचाई लगभग कितने मीटर है? तो एग्जैक्ट जो है 91.46 मीटर है। तो ये वाला है रिहंद बांध की ऊंचाई लगभग कितने मीटर है? तो 91.46 मीटर। भाखड़ा बांध की ऊंचाई कितनी है? तो 226 मीटर है। पूछा जा सकता है इसलिए इसको रखा है। जो महत्वपूर्ण बांध हैं, हीराकुंड बांध भी देखिए, ये भी पूछा जाता है। तो इसकी लंबाई कितनी है? तो 25.8 किलोमीटर। भारत का सबसे लंबा बांध है ये। तो देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रिहंद बांध विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। तो रिहंद बांध नहीं है, भाखड़ा नांगल डैम है विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। तो ये सही है, दूसरा वाला विकल्प सही है। तो आइए देखिए चलते हैं 101 सवाल पर। इंदिरा गांधी नहर विश्व की सबसे लंबी नहर है। ये सही है। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई 650 किलोमीटर है। ये भी सही है। तो दोनों ही कथन सही हैं। चंबल नदी पर निर्मित गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ये गांधी सागर बांध किस जिले में है? तो मंदसौर जिले में है ये। किस बांध के द्वारा महाराणा प्रताप सागर झील, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये का निर्माण हुआ है किस बांध के द्वारा? तो ये पोंग बांध के द्वारा हुआ है ये। देखिए आगे निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो गांधी सागर बांध जो है ये सबसे ऊंचा है, 62 मीटर। चंबल नदी पे जो बांध बने हुए हैं, कोटा बैराज है, गांधी सागर बांध है, जवाहर सागर बांध है, राणा प्रताप सागर बांध है। तो ये किताबों में ये जानकारी रहती है, तो पता होना चाहिए गांधी सागर बांध ऊंचा है। और राजघाट बांध जो है इसको एक सेट बनाने के लिए रख दिया था मैंने, तो ध्यान में रखना है गांधी सागर बांध इन बांधों में यानी जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर इनसे ऊंचा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी चंबल नदी पर जो निर्मित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सरदार सरोवर परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। तो ये गलत है, बल्कि राजस्थान भी इसमें शामिल है। नर्मदा नदी का 2% अपवाह क्षेत्र गुजरात में है। तो ये नर्मदा नदी के बारे में देखें कि 87 से 86% आप ले सकते हैं कि ये मध्य प्रदेश में है इसका अपवाह क्षेत्र, 12% गुजरात में है और 2 से 4% महाराष्ट्र में है। जो जानकारी मतलब दी गई है विकिपीडिया में, उसके हिसाब से ये वाला सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो दोनों ही गलत हैं। छुटक बिजली परियोजना कहाँ पर है? तो ये है आपके जम्मू और कश्मीर में, कारगिल ज़िले में है ये छुटक बिजली परियोजना।
निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना एशिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है? तो नाथपा झाकड़ी है, 1500 मेगावाट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दुलहस्ती परियोजना चेनाब नदी पर है, बगलिहार परियोजना झेलम नदी पर है। कौन सा कथन सत्य है? तो दुलहस्ती परियोजना चेनाब नदी पर यह सही है, तो बगलिहार परियोजना झेलम नदी पर है तो ये गलत है, ये भी चेनाब ही नदी पर है, तो इसलिए पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। कनाडा बांध जो है पूछा जाता है किस परियोजना संबंधित है? तो मयूराक्षी परियोजना से है कनाडा बांध। दांतीवाड़ा परियोजना देखिए इसको रखा है, कभी कभी नाम विचित्र होते हैं तो पूछे जाते हैं। दांतीवाड़ा परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में है दांतीवाड़ा परियोजना। देखिए आगे चल रहे हैं। जोग प्रपात या महात्मा गांधी जल प्रपात पर कौन सी परियोजना निर्मित की गई? सब बहुत फेमस चीज़ें हैं, पूछी जा सकती हैं। ये कौन सी परियोजना है? शरावती परियोजना। अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये अलमाटी बांध जो है कहाँ पे बना है? तो कृष्णा नदी पे बना हुआ है, ये कर्नाटक में है ये अलमाटी बांध। पोलावरम नहर किस नदी से निकाली गई है? तो ये गोदावरी नदी से निकाली गई है आंध्र प्रदेश में, और इसका पानी कृष्णा नदी में लाया जा रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो यहां पर भी बाण कर लेते हैं। बाण सागर बांध सोन नदी पर निर्मित है। बाण सागर परियोजना से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य संबंधित है, तो ये दोनों ही है सही है, तो सी वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असंगत है? तुलबुल परियोजना झेलम नदी, सही है ये। तवा परियोजना नर्मदा नदी, तो यही गलत है, तवा नदी पर है ये। बाकी तीनों ये सही हैं। चमेरा परियोजना रावी नदी, सलाल परियोजना चेनाब नदी। रामगुंडम परियोजना किस नदी पर है? देखिए रामगुंडम परियोजना कहाँ पे है? ये गोदावरी नदी पर है रामगुंडम, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश में है ये। रंगा नदी परियोजना किस राज्य में है? रंगा नदी, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है रंगा नदी परियोजना। कलिंगपोंग परियोजना कहाँ पर है? नाम के आधार पर इसको रखा है, तो ये है आपके अंडमान निकोबार में कलिंगपोंग परियोजना। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपके उत्तराखंड में कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना। खाब परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो खाब परियोजना वो हिमाचल प्रदेश में है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये वाला, पूछा सकता है। ये भी कोटेश्वर भी बहुत ही चुन करके रखा है इसमें। चमेरा परियोजना किस नदी पर है? तो ये रावी नदी पर है चमेरा, हिमाचल प्रदेश में। कोलदम पनबिजली परियोजना किस राज्य में है? कोलदम ये कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में ये भी है कोलदम बिजली परियोजना, पनबिजली परियोजना। रनपुर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो देखें कहाँ पे है ये? हिमाचल प्रदेश में है ये रनपुर परियोजना, ध्यान रखेंगे। रनपुर परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। निम्नलिखित में से किस शहर को तालाबों का जिला कहा जाता है? तो तिरुचिरापल्ली को कहा जाता है। 24 से 25 हज़ार तालाब हैं तिरुचिरापल्ली में। नमामि गंगे कार्यक्रम को केंद्र सरकार ने कब स्वीकृति दी थी? तो इसको कब स्वीकृति दिया था केंद्र सरकार ने? इसको दिया था 13 मई 2015 को, नमामि गंगे कार्यक्रम को। गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था फरवरी 2009 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गंगा एक्शन प्लान वर्ष 1986 में शुरू किया गया था, तो ये गलत है, 1985 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय जल मिशन को वर्ष 2011 में स्वीकृति प्रदान की गई, तो ये सही है, तो दूसरा वाला सही है। तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को रखा गया है और इसी तरह से आरओ में पूछा जाता है। देखिए अब 20वीं पशुधन गणना के तहत भारत में पशुओं की संख्या कितनी है? तो संख्या है वो 53.57 करोड़ पशु है भारत में।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 20वीं पशु गणना में पशुधन के मामले में पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पे है, तो दूसरे नंबर पे नहीं है, बल्कि राजस्थान दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है। विश्व में सर्वाधिक मवेशी ब्राज़ील में पाए जाते हैं, तो ये भी गलत है, भारत में पाए जाते हैं, तो डी वाला है। देखिए 130वां सवाल, 20वीं पशुधन गणना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुर्गे मुर्गियों की सर्वाधिक संख्या तमिलनाडु में है, तो ये सही है, सबसे अधिक संख्या तमिलनाडु में ही है। गाय बैल की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है, तो ये गलत है, गाय बैल की संख्या पश्चिम बंगाल में है सबसे ज़्यादा, पहला वाला सही है। तो ध्यान में ये रखना है कि जो जानकारी है वो एकदम एग्जैक्ट माइंड में आनी चाहिए, तब तो माना जाएगा कि हाँ सही दोहराया हुआ है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थापित है? हिसार में, करनाल में, जयपुर में, सोनीपत में, कहाँ पे है ये केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान? तो ये हिसार में है। 20वीं पशुधन गणना 2018 के अनुसार भारत में भैंसों की संख्या लगभग कितनी है? ये जानकारी कम से कम होनी चाहिए, कितनी भैंसें हैं? तो 110 मिलियन हैं। देखिए 133वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में विश्व की आधी भैंसें पाई जाती हैं, तो ये कथन क्या है? ये सही है। विश्व की पहली भैंस क्लोन महिमा को बनाने में भारत ने सफलता प्राप्त की है, तो ये कथन क्या है? गलत है, महिमा नहीं है बल्कि गरिमा है। तो इसलिए पहला वाला सही है। अब देखिए 134वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत वर्तमान में विश्व का लगभग 23% दुग्ध का उत्पादन करता है, तो यह सही है। राज्यों में दुग्ध के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है, तो अभी फिलहाल जो है वो राजस्थान ना होकर के उत्तर प्रदेश हो गया है, तो इसलिए गलत है ये। पहला वाला देखें, ये सही है। यानी 25% भी कहीं कहीं पे आंकड़ा है, यहाँ 23% रखा गया है। 135 देखिए सवाल, राष्ट्रीय गोकुल मिशन की स्थापना कब की गई थी? इम्पोर्टेंट है, तो पूछा सकता है। तो 2014 में। भारत के किस संस्थान ने ग्रीन मिल्क हरित दूध का विकास किया है? केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान ने, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान ने, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने, राष्ट्रीय पोषण संस्थान ने। तो ये किया है केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान ने। ये हरे रंग का दूध नहीं, दूध सफ़ेद ही होता है, बस ये इसमें जो है वो तब ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल किया गया, उससे इसको बनाया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी पौधों से ये बनाया गया है। भारत में भेड़ों की 17 नस्लें हैं, तो क्या सही है? ये भेड़ के बारे में जानकारी रखनी चाहिए, यानी जो चीज़ें एकदम एसेंशियल हैं उनके बारे में नोटबुक में होना चाहिए। गाय, भैंस, बैल, भेड़, बकरी, ये सब चीज़ें पशुपालन में आती हैं, तो इनकी जानकारी एकदम सटीक, पक्की, लेटेस्ट अपडेट भी जानकारी होनी चाहिए। तो भारत में भेड़ों की कितनी नस्लें हैं? तो 17 नस्लें हैं, 42 नस्लें हैं, तो यह गलत है। लोही भेड़ सबसे कम दूध देती है, तो ये भी गलत है, सबसे अधिक दूध देती है ये, इसलिए दोनों ही गलत हैं। तो आइए देखिए चलते हैं 138वें सवाल पर कि राजस्थान के बाद सर्वाधिक भेड़ें किस राज्य में पाई जाती हैं? तो वो पाई जाती हैं आंध्र प्रदेश में। केंद्रीय भेड़ प्रजनन संस्थान कहाँ पर है? तो वो हरियाणा के हिसार में है। फिर देखिए 140वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बकरी की संख्या के मामले में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, तो ये एकदम सही है। जमुनापरी बकरी सबसे अधिक दूध देती है, तो ये भी एकदम सही है। तो दोनों ही विकल्प क्या हैं? सही हैं। फिर देखिए आगे चलते हैं। देखिए आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बकरी का दूध काफ़ी सुपाच्य होता है। बकरी के दूध में गाय की अपेक्षा 10 गुना अधिक आयरन पाया जाता है, तो दोनों सही हैं। इसमें जो फैट होता है बकरी के दूध में बहुत छोटे छोटे, मतलब राई के दाने के बराबर गोलाकार फैट होता है, आसानी से पच जाता है।
और 10 गुना अधिक आयरन पाया जाता है गाय की तुलना में। इसलिए बहुत फ़ायदेमंद दूध होता है बकरी का, शरीर एकदम मजबूत रहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विश्व में सूअरों की सर्वाधिक संख्या अमेरिका में पाई जाती है, तो ये गलत है, बल्कि चीन में पाई जाती है। सूअरों की संख्या के मामले में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। अभी लेटेस्ट जो आंकड़ा है उसके हिसाब से 5वां स्थान है, 5वां है ये, क्योंकि आंकड़ा बदलता रहता है तो ध्यान में रखना चाहिए। तो देखें इसमें पहला वाला ये दोनों ही गलत हैं, तो ना ही 1 और ना ही 2। सूअरों की संख्या जो है, क्योंकि सूअर भी पाए जाते हैं, उनको खाया जाता है बहुत से देशों में, तो जानकारी रखनी चाहिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, भारत में सबसे अधिक मुर्गी के अंडे का उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है, तो यह सही है बात। मुर्गी के अंडे का कवच कैल्शियम बाइकार्बोनेट का बना होता है, तो बाइकार्बोनेट का नहीं होता बल्कि कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, तो गलत है, इसलिए पहला वाला सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्तमान में भारत मुर्गी के अंडे के उत्पादन के मामले में विश्व में तीसरे स्थान पर है, तो ये सही है। मुर्गी के अंडे के उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर है, तो ये भी सही है, तो सी वाला है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रेशम के उत्पादन में वर्तमान समय में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है, रेशम के उत्पादन में, तो ये सही है। चीन पहले नंबर पे है। भारत में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन कर्नाटक में होता है, तो ये भी सही है, दोनों सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, कर्नाटक के बाद रेशम का सबसे अधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है, तो ये भी सही है, पता होना चाहिए। भारत विश्व का लगभग 17% रेशम का उत्पादन करता है, ये भी सही है, तो दोनों ही सही हैं। देखिए, आगे चलते हैं। इस तरह से पढ़ने से क्या होता है कि सटीक जानकारी मिल जाती है और फिर अच्छा भी लगता है। शहद में कितने प्रतिशत शर्करा होती है, तो 78% होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्तमान में शहद का सबसे अधिक उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, तो ये बात सही है, अभी उत्तर प्रदेश हो गया है। शहद के उत्पादन में लगभग 30% उत्पादन हो रहा है उत्तर प्रदेश में। भारत अपने कुल शहद उत्पादन का 50% अधिक निर्यात कर देता है, ये भी सही है, ये दोनों ही सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, मछली उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है, तो ये सही है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य है, तो ये भी सही है, दोनों ही सही हैं। केंद्रीय मत्स्य अनुसंधानशाला की स्थापना कहाँ की गई है, तो ये की गई है मुंबई में। तो इस तरह से देखिए 150 सवाल जो है ये हो जाते हैं। तो ये मैंने एक कोशिश की थी आप लोगों के लिए, कम समय में कराने की कोशिश की है, ताकि आप लोगों के लिए लंबा एक वीडियो ना हो जाए। तो इसको आप पूरा देखेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि एक एनर्जी जो है जनरेट होगी कि हाँ भाई, ये इतनी बातें हैं, कोशिश की है मैंने, सही से एक डेटा कलेक्ट किया है ऑथेंटिक बुकों से, किताबों से। तो उम्मीद है कि इससे आपको लाभ मिलेगा। इसको शेयर करेंगे। फिर अभी तो ये मतलब ये पहला एक पार्ट है, मान के चलें ज्योग्राफी में, फिर आगे इसका पार्ट बनाया जाएगा तो उसमें और सवाल रखे जाएंगे। अभी 150 सवाल है, फिर और ज़्यादा सवाल आपके सामने रखे जाएंगे। एक शुरुआत में 150 सवाल अभी रख दिया था, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ये, क्योंकि भारतीय भूगोल ही काफ़ी बड़ा है, फिर विश्व का भूगोल है। तो एक इससे क्या होगा कि एक वीडियो में, 1-2 वीडियो में, मान लिया 3-4 वीडियो हो गए मैराथन के अगर भूगोल से, तो एक बहुत अच्छा माहौल जो है पैदा हो जाएगा। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।